नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस स्पेशल सेशन में। अपने पेन्स और नोटबुक्स बिल्कुल रेडी रखिए क्योंकि आज हम डिकोड करने वाले हैं इंडिया के आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा, सबसे मैसिव मिलिट्री रिस्ट्रक्चरिंग। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं थिएटराइजेशन की, जॉइंटनेस की और उस ह्यूज स्ट्रेटेजिक शिफ्ट की जो हमारे मिलिट्री कल्चर में आ रहा है। देखिए, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं ना, तो मान लीजिए कि जनरल स्टडीज पेपर 3 के लिए एक एब्सोल्यूट गोल्ड माइन है, हाईली स्कोरिंग टॉपिक। हम इसकी पूरी हिस्ट्री, ये नई स्ट्रक्चरल शिफ्ट्स क्या हैं, कहाँ फ्रिक्शन आ रहा है, एक एक चीज़ बारीकी से कवर करेंगे ताकि एग्जाम में आपके मार्क्स बिल्कुल पक्के हो जाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब देखिए, पीएम मोदी जी का एक बड़ा ही फेमस स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा था, मॉडर्न वॉरफेयर इज नॉट फॉट ऑन एलिफेंट्स एंड हॉर्सेस। आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स मस्ट मूव फॉरवर्ड इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर। इस बात की गहराई को समझिए। इसे क्रिकेट टीम के एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लीजिए आपके पास दुनिया के बेस्ट बैट्समैन हैं, फास्टेस्ट बॉलर्स हैं और एकदम शार्प फील्डर्स हैं, पर अगर ग्राउंड पर उनके बीच कोई तालमेल ही ना हो, कोई प्रॉपर कम्युनिकेशन ना हो, तो क्या होगा? आप मैच हार जाएंगे, राइट? हमारी मिलिट्री के साथ भी ना काफ़ी हद तक यही सिनारियो था। सालों से हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स अपने अपने ऑपरेशनल साइलोज में एकदम अलग अलग काम कर रही थी। लेकिन आज के टाइम में ये इंटीग्रेशन कोई ऑप्शन नहीं रह गया है दोस्तों। इट्स लिटरली अ मैटर ऑफ सर्वाइवल। तो आज के इस एक्सप्लेनर का रोड मैप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। हम सीक्वेंशली इन टॉपिक्स को देखेंगे। सबसे पहले हिस्टोरिकल नीड फॉर रिफॉर्म्स, फिर एंटर द सीडीएस एंड डीएमए, उसके बाद थिएटराइजेशन द गेम चेंजर, फिर आएगा नॉन किनेटिक वॉरफेयर, नेक्स्ट द विजय रोड मैप और लास्ट में सबसे ज़रूरी आपके एग्जाम टेकअवेज। आइए सीधे चलते हैं हमारे पहले पार्ट पर, सेक्शन 1 हिस्टोरिकल नीड फॉर रिफॉर्म्स। अब ये जो टाइमलाइन है ना, इसे बिल्कुल ध्यान से नोट कर लीजिए क्योंकि ये आपके प्रीलिम्स के लिए डायरेक्ट फॉडर है। देखिए, मिलिट्री इंटीग्रेशन की ये जो इतनी स्ट्रिक्ट ज़रूरत थी, ये 1999 के कारगिल वॉर ने हमें एकदम ब्रूटल तरीके से एक्सपोज करके दिखा दी थी। इसके ठीक बाद के सुब्रमण्यम जी की लीडरशिप में कारगिल रिव्यू कमेटी आई, जिसने पहली बार नेशनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क में कुछ मैसिव चेंजेस रिकमेंड किए। फिर वक्त आगे बढ़ा, 2011 में नरीश चंद्रा टास्क फोर्स आई और 2016 में शिकतकर कमेटी बैठी। इन सभी कमिटीज की एक ही कॉमन डिमांड थी, जॉइंटनेस। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ थी? इन मैसिव ब्यूरोक्रेटिक चेंजेस को पुश करने के लिए जो स्ट्रिक्ट पॉलिटिकल विल चाहिए होती है ना, वो सालों तक मिसिंग थी। एंड देन फाइनली 2019 में एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अपॉइंट करने का वो हिस्टोरिक डिसीजन अनाउंस किया गया। और यहीं से शुरू होता है हमारा सेक्शन 2, एंटर द सीडीएस एंड डीएमए। एक बहुत ही डिफाइनिंग मोमेंट था जब 31 दिसंबर 2019 को जनरल बिपिन रावत जी को इंडिया का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस अपॉइंट किया गया। अब ये सीडीएस क्या है? ध्यान रखिए, सीडीएस एक 4 स्टार ऑफिसर होते हैं जो चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के परमानेंट चेयरमैन की तरह काम करते हैं और साथ ही डिफेंस मिनिस्टर के प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर भी होते हैं। लेकिन देखिए, रिफॉर्म का मतलब सिर्फ एक नई डेजिग्नेशन बनाना नहीं था। असली बदलाव तब आया जब इस पोस्ट को सपोर्ट करने के लिए एक पूरा का पूरा नया डिपार्टमेंट खड़ा किया गया। और वो असली ब्यूरोक्रेटिक शिफ्ट था, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स यानी डीएमए का क्रिएशन। दोस्तों, 2019 से पहले क्या होता था? डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, जिसमें ज्यादातर हमारे सिविल सर्वेंट्स होते थे, वही सारी चीजें हैंडल करते थे। पर अब ये जो डीएमए बना है, जिसे स्ट्रिक्टली सीडीएस हेड करते हैं, इसमें मिलिट्री और सिविलियन ऑफिसर्स का एक बेहतरीन मिक्स है। ये स्ट्रिक्टली एक्सक्लूसिव मिलिट्री मैटर्स को देखते हैं, चाहे वो जॉइंट प्रोक्योरमेंट हो, जॉइंट ट्रेनिंग हो या फिर सबसे बड़ा टास्क मिलिट्री कमांड्स की रीस्ट्रक्चरिंग। इस एक कदम की वजह से हुआ ये है कि जो हमारे इंडिविजुअल सर्विस चीफ्स थे यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के हेड्स, उनका फोकस अब डायरेक्ट ऑपरेशनल कमांड से हटकर रेज, ट्रेन, सस्टेन रोल पर चला गया है। मतलब उनका प्राइमरी काम अब बेस्ट फोर्स बिल्ड करना है और ग्राउंड पर जो एक्चुअल वॉर होगी ना, वो ये यूनिफाइड कमांड्स लड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं हमारे सबसे क्रूशियल हिस्से की तरफ, सेक्शन 3 थिएटराइजेशन द गेम चेंजर। इस डेटा पे जरा ध्यान दीजिए। लेगेसी सिस्टम और नए इंटीग्रेटेड मॉडल के इस डिफरेंस को आसान शब्दों में समझते हैं। अभी हमारे पास ना 17 सिंगल सर्विस इंडिपेंडेंट कमांड्स हैं। मतलब जस्ट इमेजिन कीजिए कि 17 अलग अलग रीजनल मैनेजर्स एक ही क्राइसिस को हैंडल कर रहे हैं, वो भी बिना आपस में प्रॉपर्ली बात किए। ये तो केओस होगा, राइट? तो ये जो नया इंटीग्रेटेड मॉडल है, ये इन 17 पुराने साइलोस को कंप्लीटली तोड़कर सिर्फ 3 मेजर ज्योग्राफिकल कमांड्स बनाता है और हर एक को एक सिंगल 4-स्टार कमांडर लीड करेगा। प्लान बिल्कुल सॉलिड है। एक नॉर्दर्न थिएटर कमांड जो लखनऊ में बेस्ड होगा, स्पेसिफिकली चाइना बॉर्डर को देखने के लिए।
एक वेस्टर्न थिएटर कमांड जयपुर में, जिसका प्राइमरी फोकस पाकिस्तान होगा, और तीसरा एक मैरीटाइम थिएटर कमांड जो थिरुवनंतपुरम से ऑपरेट करेगा पूरे इंडियन ओशन रीजन को स्ट्रिक्टली सिक्योर करने के लिए। लेकिन देखिए, जब भी इतने बड़े लेवल पर सिस्टम में रीस्ट्रक्चरिंग होती है तो फ्रिक्शन पॉइंट्स तो नेचुरली आएंगे ही, और एक अच्छे मेन्स आंसर के लिए आपको इन चैलेंजेस को क्रिटिकली एनालाइज करना आना चाहिए। जैसे इंडियन एयरफोर्स का एक बहुत ही वैलिड, बहुत लेजिटिमेट स्ट्रेटेजिक कंसर्न है जिसे वो इंडिविजिबिलिटी ऑफ एयर पावर कहते हैं। बेसिकली उनका मानना है कि इन लिमिटेड एयर एसेट्स को अलग अलग ज्योग्राफिकल थिएटर्स में ऐसे परमानेंटली डिवाइड कर देने से हमारी ओवरऑल कॉम्बैट कैपेबिलिटी छोटी छोटी यूनिट्स में फ्रेगमेंट हो जाएगी। ये कंसर्न और भी क्रिटिकल हो जाता है जब हम देखते हैं कि आईएफ आजकल अपनी 42 की सैंक्शन स्ट्रेंथ के मुकाबले सिर्फ अराउंड 30 एक्टिव फाइटर स्क्वाड्रन्स के साथ ऑपरेट कर रही है। इसके अलावा और भी चैलेंजेस हैं, जैसे तीनों फोर्सेस के बीच रैंक इक्विवेलेंट सेट करना और उनके अलग अलग नेटवर्क्स को आपस में जोड़ना, जैसे आर्मी का एस्ट्रॉइड्स, एयरफोर्स का आईसीसीएस और नेवी का नैवनेट, ताकि एक सीमलेस रियल टाइम डेटा आर्किटेक्चर तैयार हो सके। अब चलते हैं वॉरफेयर के उस नई डायमेंशन की तरफ जो आजकल सबसे बड़ा थ्रेट है, सेक्शन 4, नॉन काइनेटिक वॉरफेयर। देखिए, कई सालों तक हमारा जो पूरा स्ट्रेटेजिक फोकस था ना, वो प्योरली काइनेटिक वॉरफेयर पर ही था, यानी टैंक्स, गन्स और बॉर्डर पर फिजिकल कॉम्बैट। पर वेस्ट एशिया में जो आजकल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, उन्होंने ये तस्वीर बिल्कुल क्लियर कर दी है कि फ्यूचर अब सोली नॉन काइनेटिक वॉरफेयर का होने वाला है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में लड़ाई लो कॉस्ट ड्रोन स्वॉर्म्स, AI जनरेटेड डीप फिक्स, साइबर थ्रेट्स और इन्फॉर्मेशन को वेपनाइज करके लड़ी जाएगी। मिलिट्री और सिविलियन टारगेट्स के बीच की जो बाउंड्री थी ना, वो अब ऑलमोस्ट ब्लर हो चुकी है। ऐसा भी हो सकता है कि आपका अगला बड़ा कॉन्फ्लिक्ट बॉर्डर पर किसी गन शॉट से शुरू ना हो, बल्कि किसी वायरल हैशटैग से देश के अंदर पैनिक क्रिएट करके शुरू किया जाए, या फिर हो सकता है कोई साइलेंट साइबर अटैक आपके पूरे शहर का पावर ग्रिड ही शट डाउन कर दे। और जाहिर सी बात है, इस नए एडवांस थ्रेट से निपटने के लिए हमें एक बिल्कुल नया, एकदम डायनामिक माइंडसेट चाहिए। और यहाँ पे सबसे बड़ा रोल आता है प्रोफेशनल मिलिट्री एजुकेशन यानी PME का। देखिए, PME का मतलब सिर्फ सोल्जर्स को फिजिकली ग्राउंड पर ट्रेन करना नहीं होता। इसका रियल मकसद है ऐसे विजनरी स्ट्रेटेजिक लीडर्स एजुकेट करना जिन्हें जियोपॉलिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इन कॉम्प्लेक्स मल्टी डोमेन ऑपरेशंस की डीपली समझ हो। हमें आज ऐसे इंटेलेक्चुअल लीडर्स चाहिए जो कल्चरल इंटेलिजेंस रखते हों और इस कॉम्प्लेक्स सिविल मिलिट्री फ्यूजन को स्मूथली नेविगेट कर सकें। बेसिकली हमें एक ऐसा मिलिट्री कल्चर चाहिए जहां फिजिकल ब्रेवरी के साथ साथ इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी और स्ट्रेटेजिक इनोवेशन को भी उतना ही बड़ा रिवॉर्ड मिले। इस ब्लूप्रिंट को एक्चुअलाइज करने के लिए क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं, आइए देखते हैं सेक्शन 5 में, द VJ रोड मैप। अब ये पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एग्जामिनर को सच में इंप्रेस करना है ना, तो मेंस में इस नए फ्रेमवर्क को जरूर मेंशन कीजिए। तो विजय रोड मैप, इंडियन आर्मी के चीफ जनरल धीरज सेठ ने इसे हाल ही में इंट्रोड्यूस किया है और ये विकसित भारत 2047 के ब्रॉडर विजन के साथ परफेक्टली अलाइन करता है। ये रोड मैप ना 5 मेजर पिलर्स पर बेस्ड है। V से विजिलेंस, यानी हमेशा एक एक्सट्रीम हाई ऑपरेशनल अलर्टनेस मेंटेन रखना। I से इनोवेशन, लेटेस्ट कटिंग एज टेक को इंटीग्रेट करने के लिए। J से जॉइंटनेस, जहां सिर्फ मिलिट्री ही नहीं बल्कि एक प्रॉपर होल ऑफ नेशन अप्रोच की बात की गई है। A से आत्मनिर्भरता, यानी अपने इंडिजिनस सॉल्यूशंस के सहारे वॉर्स जीतने का फर्म कमिटमेंट। और Y से योद्धा फर्स्ट, जिसका मतलब है अपने ह्यूमन कैपिटल को, चाहे वो अग्निवीर हो या वेटरन्स, सबसे ऊपर रखना। सीरियसली, ये एक फ्यूचर रेडी 21st सेंचुरी फोर्स का एब्सोल्युटली परफेक्ट ब्लूप्रिंट है। और अब सेशन के आखिर में आते हैं हमारे सबसे फेवरेट पार्ट पर, सेक्शन 6, एग्जाम टेकअवेज। चलिए बच्चों, एक क्विक और शार्प रिवीजन करते हैं। प्रीलिम्स के लिए आपको प्राइमरीली इन 3 कोर फैक्ट्स को ध्यान में रखना है। पहला, ISO एक्ट 2023 जो कमांडर्स को अब तीनों सर्विसेज के पर्सनल पर डिसिप्लिनरी पावर्स देता है। दूसरा, उन 3 प्रपोज्ड थिएटर हेडक्यूज की स्पेसिफिक लोकेशंस जो हैं लखनऊ, जयपुर और थिरुवनंतपुरम। और तीसरा, कारगिल वॉर के बाद सेटअप की गई के सुब्रमण्यम कमेटी का नाम। वहीं दूसरी तरफ आपके मेन्स आंसर्स को कंप्लीटली एलिवेट करने के लिए आपके कीवर्ड्स होने चाहिए नॉन काइनेटिक मल्टी डोमेन ऑप्स की तरफ शिफ्ट, प्रोफेशनल मिलिट्री एजुकेशन यानी PMA की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, सिविल मिलिट्री फ्यूजन, और फाइनली कैसे इफेक्टिवली जॉइंटनेस की मदद से हम अपने स्कैर्स रिसोर्सेज का बेटर रैशनलाइजेशन कर सकते हैं। और जाते जाते दोस्तों, UPSC इंटरव्यू लेवल का एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जा रही हूं। जरूर सोचिएगा इस पर। एज इंडिया मॉडर्नाइजेज इट्स मिलिट्री आर्किटेक्चर, हाउ कैन सिविल मिलिट्री फ्यूजन बी ऑप्टिमाइज्ड टू कम्बैट द अनसीन थ्रेट्स ऑफ नॉन किनेटिक वॉरफेयर?
इसे ऐसे सोचिए कि किस तरह हमारी एकेडमिया, हमारा प्राइवेट टेक सेक्टर और हमारी मिलिट्री को एआई और साइबर थ्रेट्स के इस खतरनाक नए जमाने में प्रैक्टिकली कोलैबोरेट करना होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस एक्सप्लेनर ने आपको इस मैसिव टॉपिक पर एक एब्सोल्यूट क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी दे दी होगी। तो बस पूरे मोमेंटम के साथ पढ़ाई करते रहिए और मैं मिलती हूँ आपसे हमारे अगले एक्सप्लेनर में।